संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए हैं, इसलिए संसद में संविधान पर चर्चा होने जा रही है। मैं आशा करता हूं कि अब तूतू मैं नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा, नूरा कुश्ती नहीं होगी, बतौलेबाजी नहीं होगी और वास्तव में संविधान पर चर्चा होगी। संविधान का मतलब होता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। संविधान तब बना जब भारत स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र स्वयं का तंत्र, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए, यानी जो विदेशी तंत्र चल रहा था उसको खत्म करने के लिए, बदलने के लिए। दुर्भाग्यवश आज तक भारत स्वतंत्र ही नहीं हुआ। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी का, टैक्स सिस्टम गुलामी का, इलेक्शन सिस्टम गुलामी का, सारे के सारे सिस्टम गुलामी के। इवन नाम भी गुलामी वाले, थानेदार, तहसीलदार, पेशकार, लेखपाल, कानूनगो, पटवारी, नाम भी गुलामी वाले चल रहे। इसलिए मैं मेरा सभी माननीय सांसदों से रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले भारत को स्वतंत्र बनाने पे चर्चा करिए। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है, सारे के सारे तंत्र, सारे के सारे सिस्टम गुलामी वाले चल रहे। दूसरा, जब संविधान पे चर्चा कर रहे हैं तो जरा संविधान में देखिए लिखा क्या क्या है। संविधान देश के बंटवारे के बाद बना था, और बंटवारा जब हो गया तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि अब मजहब के आधार पर कुछ भी नहीं चलेगा। मजहब के आधार पे बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पर आयोग नहीं होगा, मजहब के आधार पे मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पर कोई स्कूल नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई कॉलेज नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी। लेकिन सब कुछ चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि जब संविधान पे चर्चा होगी तो इस विषय पे भी चर्चा होगी कि भारत में संविधान चलेगा या भारत में बहुविधान चलेगा। सच्चाई यह है कि बहुविधान चल रहा है, हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। संविधान तो लागू ही नहीं हुआ। जब अगर हम संविधान पे चर्चा करेंगे तो संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 की एंट्री नंबर 20A पे भी चर्चा करेंगे। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर बने, कैसे इफेक्टिव बने, यह कानून कोई तोड़ ना पाए, इस पर चर्चा ही नहीं हुई संसद में। आशा करता हूं कि संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 एंट्री नंबर 20A में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लिखा हुआ है उस पर भी संविधान में चर्चा होगी और एक कठोर कानून बनाने पर आम सहमति बनेगी। संविधान में कहीं वक्फ लिखा ही नहीं है। संविधान में लिखा है चैरिटी, इंडाउमेंट। इसका मतलब यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता होगी। मैं आशा करता हूं इस पे भी हमारे माननीय सांसद चर्चा करेंगे कि ये वक्फ शुरू कैसे हुआ, कहां लिखा है संविधान में वक्फ बोर्ड, कहां लिखा है संविधान में वक्फ ट्रिब्यूनल, कहां लिखा है मजहब के आधार पर अलग से नियम कानून, वक्फ सर्वेयर कहां लिखा हुआ है संविधान के अंतर्गत। जब संविधान पर चर्चा शुरू करें तो मैं आग्रह करता हूं एक बार आर्टिकल 47 पे चर्चा कर लीजिए। आर्टिकल 47 कहता है नशा मुक्त भारत। दुर्भाग्यवश आज की डेट में भारत में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी जहां ड्रग नहीं बिक रही है। बड़े प्लान्ड वे में ड्रग जिहाद चल रहा है पूरे देश में। इस ड्रग जिहाद से निपटने के लिए कठोर कानून की जरूरत है। मैं आशा करता हूं इस पर भी संसद में चर्चा होगी। इसी तरीके से आर्टिकल 48 कहता है एक भारतीय कृषि संहिता होनी चाहिए। आर्टिकल 48A कहता है एक भारतीय पर्यावरण संहिता होनी चाहिए। जब हम उद्योग व्यापार को लाइसेंस दे रहे हैं तो कम से कम ये भी तो देखें कि जो प्रोडक्ट बनेगा उससे कितना एयर पोल्यूशन होगा, कितना वाटर पोल्यूशन होगा, कितना नॉइज पोल्यूशन होगा। अरे जमीन हमारे पास मात्र 2% है, पानी हमारे पास मात्र 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। एक बार उस पर चर्चा कर लीजिए। और ड्रग के कारण जो हमारी भारतीय संस्कृति बर्बाद हो रही है, हमारे बच्चे नशेड़ी बनते जा रहे हैं, नपुंसक बनते जा रहे हैं। अब तो ड्रग में नपुंसकता की दवा भी मिलाई जा रही है। एक बार उस पर चर्चा कर लीजिए। एक बार पर्यावरण के ऊपर चर्चा कर लीजिए। और भारत के संविधान का आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी तब होगी जब जजों की अपॉइंटमेंट बाकायदा मेरिट पे होगी और उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा। आखिर इंजीनियरिंग के सिलेक्शन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे जेईई हो सकता है, मेडिकल में सिलेक्शन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे नीट हो सकता है, कलेक्टर कप्तान बनाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे आईएएस हो सकता है। तो जजों की सिलेक्शन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक आईजीएस क्यों नहीं हो सकता, इंडियन जुडिशियल सर्विस क्यों नहीं हो सकता?
मैं आशा करता हूं इस पर भी चर्चा होगी। इसी तरीके से संविधान के आर्टिकल 51A में लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी, सब लिखा है, सभी सारी बातें लिखी है, महिलाओं का सम्मान करो, ये करो, भारत का संविधान को मानो, भारत की संस्कृति को मानो। लेकिन ना मानो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस छोड़ दिया है, मान लो भैया, नहीं माने तब क्या होगा? मैं आशा करता हूं जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको इन्फोर्स किया जाएगा कि जो नहीं मानेगा फंडामेंटल ड्यूटी, जो भारत को नहीं मानेगा, भारत की संस्कृति नहीं मानेगा, वंदे मातरम नहीं मानेगा, वसुधैव कुटुंबकम नहीं मानेगा, नारी तू नारायणी नहीं मानेगा, उसको गंभीर अपराध मिलेगा। मैं आशा करता हूं इस पर भी चर्चा होगी। संविधान के प्रियम्बल के पहले पन्ने पे जो पहला शब्द है वह है सोवरेन। हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। आज तक संप्रभुता पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। संप्रभुता का मतलब होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, न गुलामी की शिक्षा हो, न गुलामी की चिकित्सा हो, न गुलामी की पुलिस हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो। कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं संप्रभु। और जानते हैं आज भी जहाज के ऊपर VT लिखा हुआ, VT का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। आज भी आप कभी जाइए तो आपको गुलामी की कुरीतियां खूब दिखाई पड़ेगी। ये हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, ये भारत की नहीं विदेशी कुरीतियां फिर भी चल रही हैं, आज तक चर्चा ही नहीं हुई। तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये विदेशी कुरीतियां फिर भी आज चल रही हैं। तो कम से कम एक बार संप्रभुता पे चर्चा करिए। तो जितनी गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, ये जो गुलामी के निशान चल रहे हैं, इस पे भी चर्चा कर लीजिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि जो मुगलों ने, अंग्रेजों ने जो गलत काम किए, जो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, उनको रिस्टोर किया जाए। अब अगर कोर्ट में होगा तो कभी संभल चलेगा, कभी काशी चलेगा, कभी मथुरा चलेगा, कभी भद्रकाली होगा, कभी अटाला होगा, कभी भोजशाला होगा, रोज विवाद होता रहेगा। आर्टिकल 49 भी कहता है कि भारतीय धरोहर संहिता होनी चाहिए। एक भारतीय धरोहर आयोग बनाइए, एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, और एक साथ पूरे देश में जितने भी स्थान हैं जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं उनके सर्वे करा लीजिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करिए, राडार टेक्नोलॉजी है, GPS टेक्नोलॉजी है, आपके पास कार्बन डेटिंग की फैसिलिटी है, सारी टेक्नोलॉजी को यूज करिए। जो नई टेक्नोलॉजी अमेरिका से मंगा लीजिए, बाकी इजराइल से मंगा लीजिए टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी मंगा के सबका एक साथ एक झटके में सबका सर्वे करके, और जो मंदिर है उसको मंदिर घोषित कर दीजिए, जो मस्जिद है उसको मस्जिद बने रहने दीजिए, खत्म बात हो गई। संप्रभुता का मतलब गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत की राजधानी दिल्ली में जिसको बसाया था युधिष्ठिर ने, वहां पे भीम रोड, नकुल रोड, अर्जुन रोड, सहदेव रोड, कुंती रोड, माद्री रोड नहीं है, लेकिन बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं। और सबसे बड़ी दुख इस बात का है कि दिल्ली में सांसद, विधायक, मंत्री भी अकबर रोड पे रहते हैं, तुगलक रोड पे रहते हैं, बाबर रोड पे रहते हैं, हुमायूं रोड पे रहते हैं। आज तक उनकी आत्मा उनको क्यों नहीं झकझोर रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दल गुलामी इतनी बढ़ चुकी है, पार्टियों की गुलामी इतनी बढ़ चुकी है, गुलामी की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि रहते बाबर रोड पे हैं, रहते हुमायूं रोड पे हैं, रहते तुगलक रोड पे रहते हैं, गजनी लोधी पार्क में घूमने जाते हैं, लेकिन कभी उनको बदलने की मांग नहीं करते। हमारे देश में महापुरुषों का अकाल है क्या हमारे देश में महापुरुष नहीं है क्या? अगर महापुरुष हैं तो उनके नाम पे ये सड़क मोहल्ले गलियां क्यों नहीं बदली जा रही हैं? जब आप वास्तव में भारत के संविधान पे चर्चा कर रहे हैं तो एक बार सोशलिज्म पे चर्चा कर लीजिए। या तो सोशलिज्म को निकाल दीजिए जो इमरजेंसी के दौरान आया, और नहीं तो फिर भारत को एक समाजवादी भारत बनाइए। सोशलिज्म तो तब आएगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा, सोशलिज्म तब आएगा जब समान शिक्षा होगी, सोशलिज्म तब आएगा जब समान चिकित्सा होगी, सोशलिज्म तब आएगा जब समान नागरिक संहिता होगी, सोशलिज्म तब आएगा जब काला धन, हवाला बंद होगा, भ्रष्टाचार बंद होगा, अपराध बंद होगा, तब समाजवाद आएगा। भारत के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द भी जोड़ा गया है, इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया। तो या तो सेकुलर शब्द को हटा दीजिए और या तो भारत को सेकुलर बना दीजिए। अगर भारत को सेकुलर बनाना है तो इन मजहब के आधार पर जितने नियम, कानून, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, आयोग, स्कूल, कॉलेज, मदरसे चल रहे हैं सबको बंद करिए। फिर वास्तव में सही मायने में भारत को सेकुलर बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि सेकुलर शब्द भी चलेगा और मजहब के आधार पर नियम, कानून, बोर्ड, वजीफा, लोन भी चलता रहेगा, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल भी चलता रहेगा, मजहब के आधार पर लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलेगी, मजहब के आधार पर मकान मिलेगा, मजहब के आधार पर दुकान मिलेगा। यह कैसा सेकुलरिज्म है? यह पाखंड बंद होना चाहिए। इसलिए संविधान से या तो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म निकाल दीजिए और नहीं तो सही मायने में भारत को सोशलिस्ट और सेकुलर भारत बनाइए। भारत के प्रियम्बल में लिखा हुआ डेमोक्रेसी, काय का डेमोक्रेसी? ड्रग माफिया सांसद विधायक बन रहे हैं, कानून तोड़ने वाले सांसद विधायक बन रहे हैं, अनपढ़ अनाड़ी गंवार सांसद विधायक बन रहे हैं, भू माफिया सांसद विधायक बन रहे हैं,
पार्टियों से टिकट खरीद रहे हैं, काला कारोबार करते हैं, काला धन इकट्ठा करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, हवालाबाजी करते हैं, कबूतरबाजी करते हैं और बाद में पार्टियों को टिकट खरीद के सांसद विधायक बन रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है क्या? अच्छे लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं संसद विधानसभा में, अच्छे लोग बाहर तरस रहे हैं और बड़े आते हैं, ये पाखंडी आते हैं, 50 करोड़ रुपए दे के 100 करोड़ रुपए दे के टिकट खरीदते और सीधे पहुंच जा रहे हैं संसद विधानसभा। ये डेमोक्रेसी नहीं है। वास्तव में एक भारतीय चुनाव संहिता की जरूरत है जिससे सही लोग, ईमानदार लोग पहुंच पाए। भारत के प्रियम्बल में सोशल जस्टिस लिखा हुआ है। सोशल जस्टिस तब आएगा जब जाति व्यवस्था खत्म होगी और गोत्र व्यवस्था लागू होगी। सोशल जस्टिस तब आएगा जब भ्रष्टाचार अपराध खत्म होगा। सोशल जस्टिस तब आएगा जब समान शिक्षा, समान चिकित्सा होगी। सोशल जस्टिस तब आएगा जब छुआछूत खत्म होगा। उसके लिए सरकारों को ही जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर योजनाओं को बंद करना पड़ेगा। कायदे से देखिए तो इनडायरेक्टली सरकारें ही जातिवाद को बढ़ा रही हैं, भाषावाद को बढ़ा रही हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ा रही हैं। नेता ही जाति व्यवस्था को बढ़ाते हैं, समाज आपस में नहीं बढ़ा रहा है। ये सारा जहर घोलने का काम सफेद पोस्ट करते हैं जिनको सांसद, विधायक, मंत्री बनना होता है। इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए तो एक 1 नेशन 1 टैक्स लागू करिए, 1 नेशन 1 बिजनेस कोड लागू करिए और करप्शन को खत्म करिए, तब आएगा इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस तब आएगा जब 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड होगा। लिबर्टी ऑफ थॉट लिखा हुआ है प्रियम्बल में। बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी तब होगी जब वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, तब लोगों का दिमाग खुलेगा, तब वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब सबके लिए समान शिक्षा होगी। ये 65 एजुकेशन बोर्ड जब तक चल रहे हैं, जब तक गरीब की किताब अलग है, अमीर की किताब अलग है, तब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती। तो अगर जब संविधान पे चर्चा कर रहे हैं तो फिर एक एक शब्दों पे चर्चा करिए संविधान में, संसद के अंदर, और क्लियर एक स्टैंड होना चाहिए, हाँ भाई हम ये व्यवस्था हम बदलेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी, मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, टीचर और शिक्षा मंत्री के बच्चे की एक किताब होगी, जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, जब अगड़े पिछड़े सबकी बच्चों की एक किताब होगी। जो 65 एजुकेशन बोर्ड जब तक चल रहा है, अलग अलग सिलेबस, अलग अलग करिकुलम चल रहा है, तब तक समान अवसर सबको नहीं मिलेगा। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है फ्रेटर्निटी, आपसी भाईचारा। भाईचारा तब बढ़ेगा जब सरकार हेट स्पीच डिफाइन करेगी और जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, जितनी मजहबी किताबें हैं, सबकी समीक्षा करेगी। जो किताबें नफरत फैला रही हैं, जहां जहां नफरत फैलाई जा रही है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि पहले हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए। यूनिटी तब आएगी जब यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेशनल इंटीग्रेशन तब होगा जब मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म होंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, इंडिया का क्या काम है भारत में? अरे भारत या तो भारत है या तो हिंदुस्तान है, इंडिया से क्या लेना देना? तो अगर सब संविधान पे चर्चा कर रहे हैं तो आर्टिकल 1 से इंडिया शब्द हटाइए। जब संविधान पे चर्चा कर रहे हैं तो आर्टिकल 11 के अनुसार एक सिटीजनशिप कोड बनाइए। आज तक किसी भी आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, माओवादी, नक्सली की नागरिकता नहीं खत्म हुई, जबकि संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता कानून बनाइए, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाइए और नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए टर्म्स कंडीशन सेट करिए। हालत ये हो गई है, जो भारत में पैदा हो रहा है वही नागरिक बन जा रहा है। 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं, धीरे धीरे वो नागरिक बन जाएंगे। रोहिंग्या आ चुके हैं भारत में, नागरिक बन जाएंगे। नागरिकता किसी की जा नहीं रही है, नागरिकता सबको मिलती जा रही है। इसलिए आर्टिकल 11 के अनुसार एक कानून बनाने की जरूरत है। वास्तव में अगर आप रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश करना चाहते हैं, कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं, तो आर्टिकल 14 को ईमानदारी से लागू करिए। जब ईमानदारी से, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तब होगा जब 1 नेशन 1 पिनल कोड होगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होगा, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड होगा, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, तब रूल ऑफ लॉ लागू होगा। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव मत करिए। और सच्चाई है, जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ के आधार पर लोन दिया जा रहा है, वजीफा दिया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है, दुकान दिया जा रहा है, तो संविधान की धज्जियां तो सरकार खुद ही उड़ा रही है। इस पर गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल यूनिफॉर्म, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो तभी मिलेगा जब 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा, ये सारे एजुकेशन बोर्ड खत्म होंगे और करप्शन खत्म होगा। क्योंकि हर एग्जाम के पहले, कोई भी एग्जाम होता है, पेपर लीक पहले हो जाता है। पेपर लीक क्यों हो जाता है? भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार बंद होगा तभी समान अवसर मिलेगा। समान अवसर तभी मिलेगा जब समान शिक्षा हो और भ्रष्टाचार खत्म हो। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत खत्म करो। सच्चाई है, छुआछूत को किताबों में ही फैलाया जा रहा है। छुआछूत जो किताबें फैलाती हैं, नफरत जो किताबें फैलाती हैं, उसको बंद करने पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो कम से कम हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए और जो किताबें नफरत फैला रही हैं इनको बैन किया जाए। धर्म और रिलीजन को डिफाइन किया जाए, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को डिफाइन किया जाए।
इसी तरीके से जितनी भी हमारे कस्टम्स हैं जो नफरत फैलाने वाले, इनको रिव्यू करके उनको बैन किया जाए, तब छुआछूत बंद होगी। गोत्र व्यवस्था लागू होगी तब छुआछूत बंद होगी। घर वापसी होगी तब छुआछूत बंद होगी। आर्टिकल 19 कहता है, संविधान पे जब चर्चा कर रहे हैं तो आर्टिकल 19 पे भी चर्चा करिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। झूठ खूब परोसी जा रही है, झूठी शिकायत, झूठे मुकदमे, झूठी गवाही, सब कुछ झूठा झूठा चल रहा है। झूठी बतौलेबाजी भी चल रही है, झूठे बयान भी हो रहे हैं, झूठी भाषणबाजी चल रही है। तो कम से कम झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए। आर्टिकल 19 को ईमानदारी से लागू करना है। आर्टिकल 19 कहता है सबको इकट्ठा होने का अधिकार है। अरे भैया ठीक है, इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन इकट्ठा होकर दूसरों का गला काटने का, नारा लगाने का अधिकार थोड़ी है। आर्टिकल 19 कहता है सब आप संगठन बना सकते हैं, और संगठन के नाम पे क्या बन रहा है, कभी सिमी बन रहा है, कभी पीएफआई बन रहा है। ये हमारा संविधान थोड़ी कहता है। संविधान तो सही लोगों के संगठन बनाने के लिए कहता है। सिमी पीएफआई आतंकवादी संगठन बनाने का अधिकार थोड़ी देता है। संविधान कहता है कि भारत के नागरिक कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जाके बस सकते हैं। भारत के लोग तो कहीं पे जाके नहीं बस रहे हैं, हाँ घुसपैठिए आ रहे हैं भारत में और कहीं पे भी जाके बस जा रहे हैं। तो वास्तव में अगर आर्टिकल 19 को लागू करना है तो घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। आर्टिकल 20 कहता है कि आप एविडेंस एक्ट बनाइए। दुर्भाग्यवश हम अग्नि ब्रह्मोस सब कुछ बना लिए, आज तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बना पाए। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू जस्टिस, राइट टू हेल्थ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इंटीग्रिटी। राइट टू जस्टिस पे कभी चर्चा ही नहीं होती। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, फटाफट मुकदमों का फैसला हो, जो झूठे मुकदमे करते हैं उनको गंभीर दंड मिले, इस पर कभी चर्चा ही नहीं होती है। जस्टिस विद इन ईयर पे कभी चर्चा ही नहीं होती है। मैं आशा करता हूं जब संविधान पे चर्चा हो रही तो आर्टिकल 21 राइट टू जस्टिस, स्पीडी जस्टिस पे भी चर्चा होगी। आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब राइट टू इक्वल एजुकेशन होता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि 200 रुपए जो फीस दे उसकी अलग किताब हो और जो 10,000 रुपए फीस दे उसकी अलग किताब हो। ये राइट टू एजुकेशन नहीं कहलाता है। आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद होनी चाहिए, बेगारी बंद होनी चाहिए, ये जो भीख मंगवाते हैं ये बंद होना चाहिए। हर चौराहे पे आपको भीख मांगने वाले मिल रहे हैं, और बाकायदा प्लांट में भी गिरोह हैं जो बच्चों को किडनैप करके भीख मंगवा रहे हैं। आपकी 70,000 बच्चे आपके किडनैप हो गए, मेरठ में वहां जाके केरल में पाए गए, उनका खतना हो चुका था, उनका कन्वर्जन हो चुका था, कुछ नहीं हुआ। तो कम से कम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए। ये जो बच्चों को किडनैप करके भीख मंगवाते हैं इन पे कठोर कानून की जरूरत है। ये तब जाके आर्टिकल 23 लागू हो पाएगा। आर्टिकल 24 कहता है 14 साल से पहले किसी बच्चे को आप जो है सरकारी नौकरी में नहीं रख सकते। सरकारी नौकरी में नहीं रह सकते, लेकिन 14 साल के पहले उसका निकाह कर सकते हैं, उसका मुताह कर सकते हैं, उसका मिस्यार कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इसके ऊपर भी संसद में चर्चा होगी। आर्टिकल 25 कहता है सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो भी है वो भी है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इसका मतलब ये हुआ अपने पंथ को मानते समय पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी की जान नहीं लेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, कोई अहिंसा नहीं फैलाएंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे। तो सबसे पहले इसको रिव्यू करने की जरूरत है। धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है, पंथ और धर्म को डिफाइन करने की जरूरत है। और जो पंथ हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, दूसरों के प्रति नफरत सिखा रहे हैं, जो किताबें नफरत सिखा जा रही हैं, उनको भी बैन करने की जरूरत है। आर्टिकल 26 कहता है सबको अपना अपना धार्मिक स्थान बनाने की छूट है। हाँ ठीक है, छूट है, लेकिन धार्मिक स्थानों पे हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने की छूट नहीं है। धार्मिक स्थानों पे दूसरों के खिलाफ नफरत सिखाने का छूट नहीं है। तो आर्टिकल 26 को भी ठीक से लागू करने की जरूरत है। जो इस तरीके से 5 बार दिन में बोला जा रहा है कि तुम्हारे देवी देवता पूजा योग्य नहीं है, इस पे भी आपकी गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए संसद में कि क्या ये इसकी इजाजत दी जा सकती है क्या। आर्टिकल 27 कहता है कि जो सरकारी टैक्स है उससे किसी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, रिलीजन को बढ़ाने में टैक्स खर्च नहीं होगा, लेकिन धर्म को बढ़ाने में टैक्स खर्च हो सकता है। ये रिलीजन और धर्म के बीच में चर्चा आवश्यक है। इसी तरीके से जो आपकी आर्टिकल 28 कहता है कि आप मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते। मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। भगवत गीता और रामायण धार्मिक ग्रंथ है, इसमें धार्मिक शिक्षा दी गई, इसमें किसी मजहब को बढ़ाने की बात नहीं होती है। जबकि कुरान और बाइबल ये मजहबी किताब है। एक कुरान जो है वो इस्लाम को प्रमोट करती है, आपकी जो बाइबल है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करती है। वहीं दूसरी तरफ भगवत गीता, वेद, आपके रामायण ये मानवता को प्रमोट करते हैं। इसलिए दोनों को मिक्स नहीं करिए। कृपया धर्म और रिलीजन को डिफाइन करिए और धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर। तो भारत की संस्कृति क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत की संस्कृति क्या है, जननी जन्मभूमि। भारत की संस्कृति क्या है, नारी तो नारायणी। भारत की संस्कृति क्या है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। भारत की संस्कृति क्या है, सर्वमंगल मांगल्ये। भारत की संस्कृति क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसको प्रमोट करना चाहिए, और जो इसके खिलाफ कर रहे हैं
उन मजहब को भी बैन करना चाहिए, उन संगठनों को भी बैन करना चाहिए, उन धार्मिक स्थानों को भी बैन करना चाहिए। इस पे मुझे लगता है संसद में गंभीरता के साथ चर्चा की जरूरत है। आर्टिकल 30 कहता है जो अल्पसंख्यक है उसको अपना स्कूल खोल सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक परिभाषित तो करिए। यूएन तो कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेट एंड इन्फीरियर पॉपुलेशन, जो 1% से कम है वही अल्पसंख्यक कहलाता है। दूसरी डिफिनीशन है जिसने कभी शासन ही न किया हो वो अल्पसंख्यक कहलाता है। तो दोनों डिफिनीशन के हिसाब से क्रिश्चियन और मुस्लिम तो भारत में अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकते। भारत में कायदे से केवल पारसी, बहाई, यहूदी इनको ही माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए आर्टिकल 30 पे जब चर्चा हो रही, सबसे पहले माइनॉरिटी कौन है, कितने % वाला माइनॉरिटी है, इस पे चर्चा करिए। आर्टिकल 30 कहता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस वो तभी आएगा जब सब समान शिक्षा होगी, समान चिकित्सा होगी, समान नागरिक संहिता होगी। मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है इस पे चर्चा होगी, घुसपैठ पे चर्चा होगी, धर्मांतरण पे चर्चा होगी, लव जिहाद पे चर्चा होगी, ड्रग जिहाद पे चर्चा होगी और अराजकता जो फैला रहे हैं इन पे चर्चा होगी। भारत में एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको फांसी देने पे चर्चा होगी, तभी भारत का संविधान होगा। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। इस पे भी चर्चा की आवश्यकता है और संविधान ये कहता भी है। ये वीडियो मेरा आप अपने अपने सांसदों तक पहुंचाइए, अपने विधायकों तक पहुंचाइए, अपने अपने जानने वाले पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाइए, अपने अपने जानने वाले जितने प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाइए, क्योंकि घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण अफगानिस्तान हिंदू खत्म हो चुके, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण कश्मीर से हिंदू खत्म हो गए, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण धीरे धीरे बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो रहे हैं, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, बॉर्डर की सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसलिए घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट पर गंभीरता के साथ चर्चा करना जरूरी है।